तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको मैं बहुत अजीबोगरीब किस्सा सुनाऊंगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा। हिंदुस्तान की हमारी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और दूसरी कोर्ट्स बहुत जजमेंट देती हैं। नीचे जजमेंट कोई आदमी केस हार जाता है, ऊपर वाली कोर्ट में अपील करता है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, और केस चलते रहते हैं। लेकिन जब अदालतें गलती करने लगें तो उसकी अपील कहाँ करोगे? जब अदालत ही गलत फैसले देने लगे, पूरी एविडेंस को दरकिनार करके वन साइडेड डिसीजन आने लगे और उसका फ़ायदा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को हो, जजेस के रिश्तेदारों को हो, ब्यूरोक्रेट्स को हो, मंत्रियों को हो और बड़े ऑफिसर्स को हो, बड़े वो पुलिस अफसर हों, जब आईएएस या आईआरएस के ऑफिसर हों। ऐसे कुछ फैसलों से तंग आके पंजाब के एक शख्स ने हाई कोर्ट को खुला चैलेंज दिया है। हाई कोर्ट के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज़ उठाई। उस शख्स ने आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में की गई। बड़ी गिनती से उसको कवर किया गया। बड़ी मुश्किल से उस शख्स को मुझे पकड़ना पड़ा क्योंकि इतने लोगों ने उसको घेर के रखा हुआ था। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको निकाल के कुछ बातचीत आपके लिए उनसे की। और ये सच की आवाज़, बेबाक आवाज़, एक निडर आवाज़ किसी और ने नहीं, एक पुलिस वाले ने उठाई है। हैरान हो गए ना आप? एक पुलिस ऑफिसर, डीएसपी रैंक का, जिसको शहरों में एसीपी कह देते हैं। आपको हैरानी हुई होगी कि एक पुलिस वाला जुडिशियल करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। खाली जुडिशियल करप्शन नहीं, हर किस्म की करप्शन के खिलाफ वो आदमी पिछले 1-1.5 साल से एक सिंगल हैंडल्ड एक मुहिम चला रहा था। आज उसके साथ पूरा एक ग्रुप खड़ा है जिसमें इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट, साबका फौजी अफसर, डॉक्टर, कुछ रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर भी और बड़े नामचीन एडवोकेट उस ग्रुप में शामिल हैं। आज उस ग्रुप की तरफ से, जिसका नाम मैं पंजाबी विचार मंच है, उसकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, जिसमें उन्होंने पिछले दिनों में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स को ओपनली चैलेंज किया है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। और इस बात का चैलेंज भी किया है कि अगर कोई भी लीगल एक्शन, डेफेमेशन या इस किस्म का कोई भी प्रोसीडिंग उनके ग्रुप के खिलाफ होती है तो वो अकेले उसके लिए सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। ये आवाज़ उठाने वाला कोई और नहीं, रिटायर्ड डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों है। ये वही शख्स है जिसने पंजाब के एक मंत्री को चैलेंज किया था जो गलत काम कर रहा था, और उस मंत्री ने इसको अपनी पावर का फ़ायदा उठाते हुए सस्पेंड करवा दिया था। 1.5 साल सस्पेंशन के बाद उस आदमी की किसी ने नहीं सुनी। हाई कोर्ट तक का दरवाज़ा उसने खटखटाया कि मेरे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे फांसी पे लटका दो, नहीं किया तो मंत्री के खिलाफ एक्शन लो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जिस दिन उसको रिटायर होना था, उसी दिन मंत्री महोदय ने अपना बदला लेने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको नौकरी से बर्खास्त करवा दिया, डिसमिस करवा दिया। उसकी अपील भी अभी हाई कोर्ट में चल रही है। मैंने ये तीखा सवाल बलविंदर सिंह सेखों को पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं आपकी पर्सनल रंजिश इस हाई कोर्ट के खिलाफ आप निकाल रहे हो? उन्होंने इस बात से इनकार किया। उनका कहना था कि मेरे अकेले की बात नहीं है, अच्छा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ। और उसके बाद मैंने हाई कोर्ट की जजमेंट स्टडी करना शुरू किया, किन किन जजमेंट में क्या क्या कैसे कैसे हुआ। बहुत बड़ी धांधलियाँ होती हैं जजमेंट में आजकल, उनका कहना है। तो सुप्रीम हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए बलविंदर सिंह सेखों ने कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो लोगों का विश्वास कोर्ट से, कानून से
और हाई कोर्ट जैसी बड़ी संस्थाओं से बिल्कुल उठ जाएगा। सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया वो विक्रम सिंह मजीठिया केस में लगाया। जिस आदमी के खिलाफ इतने सबूत थे जो आज तक कभी सामने नहीं आए, आज बलविंदर सेखों ने और एडवोकेट बैंस ने उस भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सबूत लोगों के सामने रखे जो चौंका देने वाले हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा वो पूरी स्टडी करने के बाद कि कैसे इस पावरफुल पॉलिटिशियन विक्रम सिंह मजीठिया, जो बादल परिवार का रिश्तेदार भी है, उसने कैसे अपनी पॉलिटिकल पावर का फ़ायदा उठाते हुए किन किन कांड में उनका हाथ रहा और कैसे बड़े अफसरों की, स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ जो उस समय थे एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस गुरप्रीत सिंह सिद्धू, उन्होंने अपने डीजी भावरा साहब को एक लेटर लिखा कि ये सब सबूत मजीठिया के खिलाफ हैं जिनको कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, सरकारी वकील ने वो सारे के सारे प्रूफ फाइल में होने के बावजूद भी हाई कोर्ट को वो नहीं बताया और हाई कोर्ट ने खुद भी उन सबूतों को देखने की कोशिश नहीं की और बड़े आराम से विक्रमजीत सिंह मजीठिया को इस बात पे ज़मानत दे दी कि उसको जेल में रखने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। अब देखिए, अगर हाई कोर्ट में एक इतना बड़ा फाइल का पलंदा जिसमें एसआईटी की रिपोर्ट, एसटीपीए की रिपोर्ट, एडिशनल डीजी की रिपोर्ट, आईजी की रिपोर्ट, डीआईजी की रिपोर्ट और बहुत सारी रिपोर्ट, उनकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा, कंपनियों के नाम, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त बनाई है। कोई 70-80 किस्म के करीब कंपनियां मियाँ बीवी के नाम पे हैं। इतनी मेहनत करके ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स ने काम किया, लेकिन उसके बावजूद एक उस एडवोकेट जनरल की वजह से जिसने ये सब सबूत हाई कोर्ट के सामने नहीं रखे और हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से उन सबूतों का नोटिस नहीं लिया और विक्रम सिंह मजीठिया को बेल दे दी। तो बलविंदर सिंह सेखों डीएसपी रिटायर्ड, मैं रिटायर्ड कहूँगा, डिसमिस नहीं, वो पॉलिटिकल वेंडेटा था। बलविंदर सिंह सेखों तो आज भी बाहर है, लेकिन वो मंत्री जिसने इसके साथ पंगा लिया था, ब्रजभूषण भारत भूषण आशु, वो आज भी सलाखों के पीछे है। तो एक लड़ाई जो करप्शन के, हर किस्म की करप्शन के खिलाफ एक पुलिस वाला लड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, इसको आप ज़रूर देखिए। इस पूरे किस्से के बारे में उस निडर एक अकेला डीएसपी होगा पूरे हिंदुस्तान में जिसने इतने बड़े सिस्टम को चैलेंज किया है, पूरी ब्यूरोक्रेसी को चैलेंज किया है, हाई कोर्ट को चैलेंज किया है। ऐसे लोगों की हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। आइए और सुनिए, आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बलविंदर सेखों ने हमारे साथ हमारी चैनल बलजीत परमार फॉर यू को क्या कहा, कैसे कहा। तो दोस्तों, हमारे साथ हाजिर हैं पंजाब की एक बहुत बेबाक बोलने वाली आदमी। नॉर्मली कहते हैं कि पुलिस वाले के कान होते हैं जुबान नहीं होती, लेकिन हमारे साथ एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो सुनता भी है और बोलता भी है। इधर से सुन के इधर से नहीं निकालता और वो सच बोलने की आदत उसने खुद को नहीं, आधे पंजाब को बोलने के लिए लगा दिया। आज हम बात करेंगे उस शख्स के साथ जिसने पंजाब में करप्शन, क्राइम, भाई भतीजावाद और जो इतनी किस्म की सामाजिक बुराइयां, वो राजनीतिक हो, वो ब्यूरोक्रेट्स हो, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, या न्यायपालिका के खिलाफ भी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो न्यायपालिका के खिलाफ बोलने की जरूरत करते हैं या हिम्मत रखते हैं, लेकिन उन कम लोगों में से एक बुलंद आवाज वो है उस शख्स की जिसका नाम है बलविंदर सिंह सेखों। तो आज हमारे साथ बलविंदर सिंह सेखों हाजिर हैं। मैं इनसे कुछ मिनट के लिए बात करूंगा। आज इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा पंजाब के हाई एक्सलेंस ऑफ पुलिस फोर्स वर्किंग के ऊपर उठाई। एक डीजीपी लेवल के ऑफिस में कुछ केसेस में कार्रवाई कैसे होती है, कैसे एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन को
जिसका नाम विक्रम सिंह मजीठिया, 5.5 महीने पटियाला की जेल में रह के आया। ये दूसरी बात है, उसके साथी भी वहां औरतें बहुत खास दोस्त उसके, ऊपर से दुश्मन बताते हैं, अंदर से दोस्त हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भी वहीं पे था और दिलेर मेहंदी भी था। वहां पे गाना बजाना भी होता था, हंसना खेलना भी होता है, पॉलिटिक्स की बात भी होती थी। तो वो विक्रम मजीठिया की जमानत 5.5 साल के बाद कैसे होती है, कैसे मिली भगत सरकारी अफसरों की, वो बातें कुछ संक्षेप में, शॉर्ट में डीसीपी बलविंदर सिंह को पूछेंगे। आप बताइए चक्को साहब, ये क्या माजरा था, कैसे 6,000 करोड़ के ड्रग केस में 6 महीने भी अंदर नहीं रख सके इस आदमी को आप? बहुत बहुत धन्यवाद परमार जी आपका। तो जो आपने जो क्वेश्चन कुछ किए हैं वो ठीक बात है कि आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको लोगों की आवाज बन के उठाया है। और खास तौर पे मजीठिया की जमानत का इसमें कम रोल था, और जो जुडिशरी का इसमें रोल जिस तरीके से उन्होंने अपने को बिक के जो दिखाई देता है या किसी प्रेशर में जो दिखाई देता है, उसके हिसाब से जो ये फैसला मजीठिया वाला आया है, इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स थे, इतना बड़ा एविडेंस जो कोर्ट की टेबल पे मौजूद था, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको दरकिनार करके तो जो फैसला सुनाया उसकी बेल का, ये बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है आम लोगों के लिए, क्योंकि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो एक पंजाब की पूरी जवानी को बर्बाद कर देने के हैं। ड्रग कार्टल बहुत बड़ा चला है यार, उन्होंने पिछले तकरीबन 11 साल 2006 से लेकर 2017 तक इनकी सरकार रही है। तो उसके बाद उसको आगे कांग्रेस वालों ने अडॉप्ट कर लिया, उसमें संदीप संधू वगैरह ने, जो आज तक जो इसे जो है आम आदमी वालों की सरकार, तो 6 महीने से ये भी वही चीज चल रही है। अब इसका किंग पिन इस सरकार में कौन है, इसके बारे में तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका मेन मोटिव क्रिमिनल नहीं था छूटा जाना, उसका था भी प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया गया है पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू और जुडिशरी के लिए। तो ये दोनों चीजों को जो फिगर आउट किया गया है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी वो थी, वो एक लेटर है। अब ये बात बताइए कि जी, वो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर आपको ये शिकायत करने का मौका मिला कि इतनी बड़ी एविडेंस होने के बावजूद भी हाई कोर्ट ने उस बात को नहीं सुना, अनदेखा वही किया? वही मैं बताना चाहता हूँ अब आपको। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कम स्पीड में बोल के दिखाइए, क्योंकि आप इतनी तेज बोलोगे तो दर्शकों के समझ में नहीं आएगा। चलो मैं कोशिश करता हूँ, मेरा थोड़ा स्लैंग बोलने का ये है, एक हिंदी के साथ थोड़ा यूज टू नहीं हूँ। तो मैं वो लेटर की बात कर रहा था जो एक डीजीपी ने डीजीपी को लिखा है। मोस्टली तो ये होता नहीं है ना, डीजीपी नीचे वाला को लिखते हैं तो वो जो ऑर्डर करते हैं वो होता रहता है। तो ये पहली बार है कि कुछ क्वेश्चन एक डीजीपी को जो तकलीफ दे हुए हैं उसके लिए। तो खुशी की बात तो ये है कि जब इस लेवल के ऑफिसर्स को भी ऐसी चीजें पीड़ादायक लगेंगी, तो आने वाले समय में समाज के कुछ भले के लिए इसको अच्छा संकेत माना जा सकता है। तो उन्होंने वो जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने उन पूर्व जो डीजीपी थे भावरा साहब, उनको बिल्कुल 100% दोषी सिद्ध किया है कि आपने इसकी जो जांच थी उसको ठीक तरीके से नहीं होने दिया। इसमें एविडेंस थी वो ली जानी थी, उन्होंने खुद देनी थी, सिद्धू साहब ने, उनसे नहीं ली गई। उनका जुडिशियल रिमांड बहुत जरूरी था, जो इतनी बड़ी एविडेंस को प्रूव कराना था उस जो रिमांड के पीरियड के दौरान। तो वो उसको मौका दिया गया उसका। ये पहले तो कई सालों तक ये इस चीज की लड़ाई रही कि इसका रिमांड जो मिलना चाहिए, और फिर एक बिना किसी इंस्ट्रक्शन के एक सिट का जो एक एसएसपी रैंक का अधिकारी का जो है अधिकारी, उसने अपने आप ही उसको एप्लीकेशन दे दी कि हमें इसके जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जो उठाया उन्होंने, उसमें और भी 10-20 पॉइंट उठा के सीधा उन्होंने डायरेक्टर जनरल के ऑफिस को कहा है कि आप इसमें जिम्मेवार हो, आपने ये काम किया है, ये गैर कानूनी है। ये काम की बात है। हाँ, मैं दर्शकों को एक बात बता दूं कि एक ऑफिसर एडिशनल डीजीपी पुलिस के रैंक का, आज डीजीपी है वो, आज की डेट में। अब वो अपने डीजी को, अपने इमीडिएट बॉस को इस किस्म की बात कहते हैं। जो हिंदुस्तान की हायरार्की में ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की बहुत कम होता है। वो मेरे पास लेटर की कॉपी है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप स्क्रीन पे देख सकोगे। लेकिन एक और बात, बहुत सी बातें हैं केस में जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और जो थोड़ी सी बची है शेख साहब से बात करके वो मैं आगे आपको बता दूंगा। लेकिन एक और बड़ी बात जो यहाँ पे आपको बहुत हैरान करेगी कि एक शख्स
जुडिशरी के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ आपसी रंजिश चल रही हो आपकी जुडिशरी के साथ, या आपको वाकई लगता है कि जुडिशरी का स्तर, एक स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया है कि उसके ऊपर किंतु परंतु करना बहुत जरूरी है? तीसरा सवाल, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको के ऊपर कोई कंटेम्प्ट का केस हो सकता है, या आपको कटहरे में खड़ा किया जाता है? मैं बताता हूँ पहले तो आपकी जो दोनों ही चीजें हैं वो मेरे को पर्सनल भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को एक 31 ईयर की जॉब के बाद विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ हाई कोर्ट, जबकि सारी फाइलें उनके पास थी, वो उन्होंने एक स्टे को इसलिए वेकेट किया कि सरकार मुझे डिसमिस कर सके। तो शुरू तो बात वहीं से होती है, कोई भी आग अपने घर से लगती है तभी आगे जाती है। मैं भी 31 साल से बड़े मजे से नौकरी कर रहा था, तो पर्सनल भी है, मैं एडमिट करता हूँ इस बात को, लेकिन उसके आगे आज की जो बात है वो पर्सनल नहीं है, वो तो पुरानी बात हो गई, वो तो 1.5 साल पुरानी बात हो गई। तो उन्होंने अभी तक उसमें कोई मेरे को रिलीफ नहीं दिया, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। रिलीफ लेना होता तो फिर मैं इनके खिलाफ क्यों बोलता। मैंने तो मैं इनको टोक के बताता हूँ, मैं दर्शकों को एक बार याद करवा दूं कि 3 एक महीने पहले मैंने एक एपिसोड किया था जिसमें मैंने बलविंदर सिंह सेखो जी की इंटरव्यू आपको दिखाई थी। उस इंटरव्यू में इनका एक मंत्री महोदय के साथ क्या झगड़ा हुआ, वो जो बात थी, वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी, वो वायरल हुई थी पूरे पंजाब में, आज भी चल रही है। शायद लोगों ने एक हम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, वो गाना इतनी बार ना सुना हो जितनी बार शेखो साहब की वो वीडियो मंत्री महोदय के साथ, वो भारत भूषण आशु उनके साथ जितने लोगों ने सुन ली, तो वो बंद कमरे वाली चाबी जो थी वो आपको मिल गई लगती है अभी। आशु जी जेल में चले गए और आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हो, वो ताला, इंसाफ का ताला जो लगा हुआ है, बंद है, वो चाबी से आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक तो कोर्ट का दरवाजा अब खटखटा नहीं जा रहा है, अब इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम। इन्होंने बहुत चिटकनियां गाली हैं आम आदमी के लिए इंसाफ ना देने के लिए। अब इस दरवाजे को उखाड़ना पड़ेगा। तो अब मैं खटखटा नहीं रहा हूँ, खटखटा तो सारी दुनिया रही है, उनका इन माई लाडों पे कोई असर नहीं होता। इनको माई लाड कह कह के एक जमात ने इतने बड़े कर दिया है कि इनको दिखाई देना पड़ नीचे दिखाई देना बंद हो गया है। इनको ये नहीं पता इनका अपना ओरिजिन क्या है। ना किसी ने इनको सिलेक्ट किया है, ना किसी ने वोट किया है, अपने से ही मतलब जो इनके पूर्वज हैं उन्होंने इनको चुन लिया, उनके पूर्वजों ने उनको चुन लिया था, अब आप इनके घरों में जो पैदा होंगे उनको ये चुन लेंगे। इस बात के आगे जो है, जो प्रोटेस्ट है उससे जो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये अब बात अब वो नहीं है खटखटाने वाली, अब तो उखाड़ने वाली बात है, और उखाड़ेंगे। ये कोई बात इतनी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम से इन्होंने सारी दुनिया को डरा के रखा है। कर लें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मैंने पहले भी अपनी बात में भी कहा है, उसमें मैंने एडवोकेट बैस साहब को अलग से किया है, इसका जो जिम्मेवारी है वो मैं लेता हूँ। तो बैस साहब ने भी बहुत सख्त शब्दों में हाई कोर्ट को कंडेम किया है। मैं उम्मीद नहीं करता था कि कोई एडवोकेट इतनी क्लिस्टर क्लियर बात कर सकते हैं, क्योंकि इनकी अपनी कुछ हदें होती हैं। इसके जो वकालत का जो प्रोफेशन है उसमें 100 चीजें होती हैं, लेकिन उन्होंने कमाल किया। मैं सिर झुकता है ऐसे लोगों के सामने जो अपने अपने खुद के काम को छोड़ के। एक आखिरी बात, जी। एक जमाना था जब लोग कोर्ट में जब जाते थे तो वकील उस शख्स को चुनते थे जो अच्छा वकील होता था। अगर क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल साइड के किसी कॉम्पिटेंट एडवोकेट को ढूंढा जाता था, वो भले पैसे ज्यादा ले रहे। तो लोगों की कोशिश होती थी एक जानकार कॉम्पिटेंट वकील ढूंढा जाए जो हमारे केस की पैरवी करे। उसी तरह सरकार अपने सरकारी वकील इस किस्म के रखती थी, चुन के सिलेक्शन करके, जो उन वकीलों का मुकाबला कोर्ट में कर सके। लेकिन मुझे राम जेठमलानी जी की एक बार याद आती है। वो कहा करते थे कि दो किस्म के वकील होते हैं, एक कोर्ट के हाथों बिकने वाले, एक क्लाइंट के हाथों बिकने वाले। तो उनका मतलब ये था कहने का कि अगर आपने केस जीतना है, या तो आप बहुत महंगा वकील कीजिए जो कॉम्पिटेंट हो और आप पैसा अफोर्ड कर सकते हो, या वो वकील खरीदिए जो जज को खरीद सके। तो जिसको सेटलमेंट कहते हैं कि केस चलने के पहले ही उस वकील को चुनिए जो उस जज के सामने पेश हो जिस जज के साथ उसकी बनती है, जज के साथ उसकी रिश्तेदारी है,
उसका लेना देना है। तो राम जी अक्सर कहा करते थे कि उनके आधे दोस्त जो हैं वो पहले से ही सेटलमेंट करके बेंच छोड़ते हैं कि हमारा जज दोस्त 3 महीने के बाद इस बेंच में आएगा, आप अभी रुको, अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना है, जब अपना बेंच बनेगा तब जाएंगे। तो ये एक सेटलमेंट होती है। आपको क्या लगता है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी कुछ इसी किस्म की सेटलमेंट चलती है? क्यों क्यों नहीं चलेगी? ये यहाँ कोई आम अवतार थोड़ा उतरे हुए हैं। बिल्कुल जो आप लास्ट बात कर रहे हैं कि वो जो सेटलमेंट वाले वकील हैं, पंजाबी की भाषा में दलाल बोल देते हैं हम, तो जो दलाली जानते हैं वो सबसे कामयाब है आजकल। कोई जो इंटेलिजेंट होना जरूरत नहीं है। आजकल तो जो हमारा एजी लगा हुआ है वो इस बात का एक्सपर्ट है कि गंदे से गंदे और बुरे से बुरे आदमी को छुड़वाया कैसे जाना है। ये क्वालिटी हो गई है आजकल। तो जो ये प्रोफेशन था, इसने भी अपने आप को समाज से अलग कर लिया है। इन्होंने ये नहीं देखना है कि जिस आदमी को मैं छुड़वा रहा हूँ वो मतलब स्टेट का कितना बड़ा उसने नुकसान किया है, उसमें इनके बाल बच्चे भी आते हैं। अगर यहाँ की हवा पानी खराब है, यहाँ की कुछ और चीजें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो उसका उनमें ये लोग भी सांस ले रहे हैं। तो अपनी सेल्फ प्रमोशन और अपने इंटरेस्ट इनसे बड़े हो गए हैं। तो ये जजों वाली जो आप बात कहें, बिल्कुल शरेआम दलाली वाली बातें चलती हैं। हर चीज यहाँ मैनेज होती है। तो जो 1 2 4% अगर कोई लोग अच्छे इसमें है, जो कि मैं परसेंटेज ज्यादा कह रहा हूँ, इतने हैं नहीं, तो वो जो कमजोर हैं, तो कमजोर होने से तो करप्ट होना अच्छा है। किसी को पैसे देके न्याय तो मिल जाता है, तो वो कमजोर तो वो काम भी नहीं करते। तो अजीब जो हालात है वो सारी दुनिया और मुल्क अपने इंडिया के जो है, उसमें से सबसे बदतर जो है ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है। वो मिसालें लगातार पेश कर रही है। लेकिन अब चैलेंज जो है बिल्कुल करेंगे। पहले भी कर रहा था स्ट्रांगली, आज मैं कई गुना स्ट्रांग हो गया हूँ जब मेरे साथ राजेंद्र सिंह बैंस ने बैठ के इनको चैलेंज किया है। तो आने वाले समय में बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये जो आने वाला जो वक्त है, उसमें कुछ वही लोग जिसकी आप बात कर रहे थे, वो बंद कमरे की चाबी वाला, उसने भी जमानत लेने के लिए इनके पास आना है। तो उस टाइम मैं खुद उसमें विटनेस हूँ, इसलिए मैं खुद वहां पेश होकर इनसे ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ जो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई आम पब्लिक से आगे हमें कोई सवाल पूछेगा जिनके के जवाब इनकी खानदानों के पास नहीं होंगे, इनके पास तो क्या है। तो आने वाला समय बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बहुत रहेगा। शुक्रिया करेंगे डीएसपी सेखों साहब का। लेकिन जाते जाते एक बात आपको बता दें, पंजाब में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और लोग बहुत चर्चा में है ये बात कि पंजाब बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें बहुत जल्दी बदलती है, एक एडी और एक डीजी। बाकी कुछ बदले ना बदले, हर दूसरे तीसरे महीने डीजी बदल जाता है और एडी बदल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी बातचीत के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।